Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 9th पार्ट पर और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। लर्निंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, लर्निंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ों पर बेस्ड होती हैं। तो ये काफ़ी सारे कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लर्निंग क्या होता है। तो अगर हम इसको समझें तो लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारा जो बिहेवियर होता है उसमें बहुत सारा चेंज आता रहता है। तो ये बेसिकली आपका लर्निंग की वजह से ही हो पाता है, तो इस चीज़ को हम लर्निंग कह सकते हैं। ये एक तरह से आपका प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन होता है। जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते जाते हैं वैसे वैसे आपके बिहेवियर में काफ़ी सारी चीज़ें अडैप्ट होती जाती हैं, पूरा आपकी प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती रहती है। इसमें बेसिकली आपकी जो हैबिट्स होती हैं, आपकी जो नॉलेज होती है और आपका जो एटीट्यूड होता है, ये सारी चीज़ों को ही इन्वॉल्व किया जाता है आपकी लर्निंग की वजह से आपके बिहेवियर में। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके अलावा लर्निंग को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ द परमानेंट चेंज इन द कैपेसिटी फॉर परफॉर्मेंस। जो आपकी परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने की जो कैपेसिटी होती है, जो आपकी एबिलिटी होती है, उसमें एक प्रोग्रेसिव चेंज लाना, उसमें एक परमानेंट चेंज लाना, उसमें एक पॉजिटिव चेंज लाना, ये बेसिकली आपका लर्निंग कहलाता है। ये इसको हम कह सकते हैं कि लर्निंग का ये मोटिव होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली लर्निंग के बेसिक से कुछ पॉइंट्स है कि लर्निंग क्या होती है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। एंड अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं लर्निंग मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लर्निंग मेथड्स क्या होते हैं, तो लर्निंग के यहाँ पर अलग अलग मेथड्स होते हैं, जो कि यहाँ पर ये सारे मेथड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप चीज़ों को देख कर किसी चीज़ को कॉपी करके सीख सकते हैं, जिसको हम इमिटेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब कि आपके सामने कोई चीज़ हो रही है, आपने उसको देखा, आपने उसको एब्जॉर्व किया, उसके बाद में जो भी आपने उसको ऑब्ज़र्व किया, जो कुछ भी आपने देखा, तो उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी आपने वहाँ से समझा, तो वो भी आपकी एक तरह से लर्निंग का ही पार्ट होता है। एक्सपीरियंस, काफ़ी सारी चीज़ों को करते करते आपको एक एक्सपीरियंस गेन होता है। कोई एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो धीरे धीरे वो आपका एक्सपीरियंस होता जाता है। उसमें आपको समझ में आता रहता है कि ये चीज़ ऐसे ही होगी या वो चीज़ वैसे ही होगी। तो एक्सपीरियंस बेस्ड भी आपकी लर्निंग होती है। उसके अलावा टीचिंग, जो आपके टीचर्स जो आपको गाइड करते हैं, जो पढ़ाते हैं आपको, तो वो भी एक टीचिंग आपका लर्निंग का मेथड होता है। इंस्ट्रक्शंस, जो भी आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके नेबरहुड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जो लर्निंग होती है उसको आप एक एरिया में पर्टिकुलरली बाउंड करके नहीं रख सकते हैं कि सिर्फ इतनी ही चीज़ों से आप सीख सकते हैं। लर्निंग का मतलब होता है कि ओवरऑल आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी होता है, तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलता है। तो ये आपका लर्निंग कहलाता है। लर्निंग ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कुछ आपके मेथड्स लिखे हुए हैं सिर्फ यही लर्निंग के मेथड्स होते हैं। आपके सराउंडिंग्स में, आपके आस पड़ोस जो कुछ भी किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, उस हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर से सीख सकते हैं। आप अपनी बॉडी की, जो आपकी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी पूरी वर्किंग प्रोसेस होती है, तो वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बहुत ही सिंपल सा और वेल नोन एग्जाम्पल की बात करें, तो जो रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें आपने सभी को पता होगा कि जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो इनहेल करने से पहले आपको किसी चीज़ को एक्सहेल करना पड़ता है, मतलब आपको CO2 को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करना पड़ता है। तो ये एक तरह से आपका एक्शन रिएक्शन का भी प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। आप सभी ने सुना होगा कि किसी चीज़ को लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आता है। इस छोटे से जो पॉइंट है, यहाँ से भी आपके बहुत सारे लाइफ चेंजिंग आपको मोटिव्स यहाँ से मिल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपके सराउंडिंग्स में पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। आपके सराउंडिंग एरिया में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, जो कि और पहले से हो सकता है आपको नहीं पता हो, पर जब आप उन चीज़ों को देखते हैं तो उससे आप काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग का बेसिक आपका मतलब होता है।
ट्रायल एंड एरर मतलब सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं, उसी से हम सीखते हैं, क्योंकि अगर जब तक गलती नहीं होगी किसी भी चीज़ में तब तक आप उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो इस वजह से पहले आप उसको ट्रायल करेंगे, फिर उसमें गलतियाँ होंगी और उन गलतियों से आपको सीखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की कुछ रिफ्लेक्ट होना, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी बॉडी से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो वो चीज़ एक तरह से आपका रिफ्लेक्शन में ही इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन आप कुछ प्रैक्टिकल पर्पस पर कुछ करते हैं, कुछ चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, इधर उधर से कुछ भी आप मिक्स करके देखते हैं। तो जब तक आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल कर नहीं देखेंगे, तब तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो एक्सपेरिमेंट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। क्वेश्चनिंग, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतने ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी आपको टीचर पढ़ा रहा है या कोई भी पढ़ा रहा है या किसी भी टाइम पर कोई भी आपके माइंड में क्यूरियोसिटी आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आप उसी टाइम पर उसको सर्च आउट करिए, लोगों से पता करिए, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, नहीं तो कुछ नहीं तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं। तो उससे भी आपका एक लर्निंग का ही मेथड होता है। जब आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्यूरियस होंगे चीज़ों को जानने के लिए, उतना ही ज़्यादा आपका लर्निंग आपकी धीरे धीरे उसमें लर्निंग आती रहती है, लर्निंग की ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके कुछ बेसिक से मेथड्स थे एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। तो अगर किसी चीज़ को सीखना है, कुछ लर्न करना है, तो उसके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So it is the composite of natural conditions, circumstances and influences, socio-cultural context in which an individual is situated. जिस एरिया में जो भी इंडिविजुअल अवेलेबल होता है, तो उसके आसपास की जो भी नेचुरल कंडीशंस होती हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस होती हैं, जिन भी चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होता है, जो भी आपका सोसाइटी का सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट रहते हैं, जो भी आपकी सोसाइटी में, आपके कल्चर में जो कुछ हो रहा होता है, उस हर एक चीज़ से आप सीखते हैं। तो वो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है आपकी लर्निंग पर, कि जितना अच्छा आपका लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, आपकी सराउंडिंग्स होगी, उतने ही अच्छे आपके थॉट्स होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी लर्निंग होगी। अगर आपका लर्निंग एनवायरनमेंट जो है उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारी निगेटिविटी से भरा हुआ है, तो आपके थॉट्स उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे, आपके थॉट्स में भी बहुत सारी निगेटिविटी नज़र आएगी। यहीं पर अगर जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, बहुत अच्छा है, तो उससे जो आपकी लर्निंग होगी वो बहुत पॉजिटिव वे में होगी। आपके थॉट्स हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव होंगे। जैसे कि आजकल इस टाइम पर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली फोरेंसिक साइंस की, तो फोरेंसिक साइंस को लेकर बहुत सारी निगेटिविटी है, यूट्यूब पर भी है। तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी निगेटिविटी है। जिनको जॉब मिल भी गई है वो भी निगेटिविटी से भरे हुए हैं, जिनको नहीं मिली है तो वो भी निगेटिविटी से भरे हुए हैं। जिनको नहीं मिली है उनको ये परेशान है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, इस फील्ड में वैकेंसीज़ नहीं आती, बहुत सारा इस तरह से बहुत कुछ रहता है, कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, टीचर्स उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं, तो इस तरह से बहुत कुछ उनके माइंड में चलता रहता है। अब जिनको जॉब मिल भी चुकी है तो वो इस चीज़ से परेशान है कि मुझे उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। तो हर एक चीज़ के अपने अपने अलग पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, सब चीज़ के अपने अपने नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। फ़र्क इतना पड़ता है कि जितना आप पॉजिटिव हर चीज़ को लेकर सोचेंगे उतनी अच्छी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आपका जो सराउंडिंग्स होगी वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी और जो आपका एनवायरनमेंट होगा वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहीं पर अगर आप लोग ये सोचें कि कोई वैकेंसीज़ नहीं है, अगर आप ये सोचते रहेंगे तो वैकेंसी होगी तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहीं पर कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये सोच रहा होगा कि वैकेंसी नहीं भी है तभी भी मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में, मुझे इस फील्ड को बहुत ऊपर तक लेके जाना है, मुझे इसके स्कोप को बहुत बढ़ाना है। जब तक ये जो बच्चा ये सोच रहा है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर लेगा, क्योंकि जो दूसरा बच्चा है जो कि ये सोच रहा है कि इसमें कोई वैकेंसी नहीं, वो वहीं के वहीं बैठा रहेगा, वो कुछ सोचेगा ही नहीं, कुछ आगे इस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ काम करने के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाएगा, कुछ भी नहीं सोच पाएगा, वो बस नौकरी के उस पर बैठा रहेगा कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, तो जिस तरह से आप जो चीज़ को सीखेंगे, जो चीज़ को समझेंगे, जितना पॉजिटिविटी में सोचेंगे, जितना निगेटिविटी में सोचेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है और आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी वजह से लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक सजेशन मैं यहाँ पर आप सभी को देना चाहूँगी, जो मैंने आपको बताया कि फोरेंसिक्स में बहुत सारे
निगेटिविटी है। तो जो निगेटिविटी है उससे मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी लोग इसको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखिए, तो आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस फील्ड में कर लेंगे। जब तक आप निगेटिव एस्पेक्ट से देखते रहेंगे तो आप करते हुए भी, आपके अंदर कैपेबिलिटी होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप एक और बात को सोचिएगा कि जैसे आप लोग सोचते रहते हैं कि फोरेंसिक साइंस में कोई स्कोप नहीं है, फोरेंसिक साइंस में फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं है, फोरेंसिक साइंस में कोई भी जॉब की गारंटी नहीं है, तो क्या आप इस बात की गारंटी है आपके पास कि अगर आप फोरेंसिक साइंस में नहीं होते, कोई दूसरी फील्ड में आपने मास्टर्स किया होता, किसी दूसरी आप सब्जेक्ट से आपने पढ़ा होता, तो क्या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गारंटी होती जॉब की? इस बारे में थोड़ा सा सोचेगा तो आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी फोरेंसिक साइंस को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ था, मेरा सजेशन था, आपको अच्छा लगे मानिएगा, ना अच्छा लगे तो वो आपकी चॉइस है, बट मुझे ये ठीक लगा तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली लर्निंग एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग्स in which individuals interact to enrich experiences and thus leading to learning। इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ों से आप सब कुछ सीखते हैं, तो उसको आप समझ के अपने अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करके अपने अकॉर्डिंग उसको बहुत सारे वहाँ से लर्न करते हैं। तो उसके बेसिस पर आपके खुद के एक्सपीरियंस आपका आता है, आपका खुद के बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं, ये सारा आपका लर्निंग एनवायरनमेंट पर बेस्ड होता है, ठीक है। सो ये हो गया, एंड अभी हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग की। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग बेसिकली इसको हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं: फॉर्मल लर्निंग, नॉन फॉर्मल लर्निंग एंड इनफॉर्मल लर्निंग। जैसे आपका टीचिंग में हमने पढ़ा था कि टीचिंग आपकी फॉर्मल टीचिंग है, इनफॉर्मल टीचिंग है एंड नॉन फॉर्मल टीचिंग है, उसी तरह से आपके यहाँ पर लर्निंग भी होता है। अब यहाँ पर फॉर्मल लर्निंग क्या है? फॉर्मल लर्निंग में आपकी जो नॉलेज होती है, जो नॉलेज ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो आपका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है और ये आपकी हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो आपकी स्कूल लर्निंग पर बेस्ड होती है, उसको एक तरह से हम कह सकते हैं फॉर्मल लर्निंग, ठीक है। और यहाँ पर एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है जो कि लिंक होता है आपके ऑब्जेक्टिव से, और जो चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज करना है, जो चीज़ आपकी रिकॉग्नाइज हो रही है आपकी क्वालिफिकेशन में, तो जो चीज़ आप सीख रहे हैं तो वो आपकी क्वालिफिकेशंस में आपका नज़र आती है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ रहती है फॉर्मल लर्निंग की, और ये आपकी स्टेप बाय स्टेप होती है। और यहाँ पर जो टीचर्स और लर्नर्स होते हैं वो बेसिकली प्राइम स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब कि टीचर और लर्नर का यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो लर्नर्स को पढ़ाते हैं, तो वही नॉलेज आपके लर्नर्स तक जाती है। तो ये आपकी हम कह सकते हैं आपकी जो स्कूल वाली नॉलेज होती है, जो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाली नॉलेज रहती है, तो वो आपकी फॉर्मल लर्निंग में इंक्लूड करी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें कि नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, तो नॉन फॉर्मल लर्निंग बेसिकली जो आपके पेरेंट्स, जो आपके कलीग्स, जो आपके फ्रेंड्स, जो आपके क्लासमेट्स, जो आपकी सोसाइटी के जो भी नेबरहुड्स रहते हैं, तो उनसे जो कुछ आपको सीखने को मिलता है तो वो आपका नॉन फॉर्मल लर्निंग में कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कोई तरह का कोई भी स्ट्रक्चर पैटर्न नहीं होता है, ये नॉट स्ट्रक्चर्ड होती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू योर नेबरहुड्स, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स एंड योर कलीग्स, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जैसे फॉर्मल लर्निंग में आपको जो भी आप क्लास पास कर जाते हैं तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको आपके मार्कशीट्स मिलती हैं, लेकिन आपकी नॉन फॉर्मल लर्निंग में किसी भी तरह का कोई भी मार्कशीट, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। वो आपके सिर्फ थॉट्स को, आपकी सोचने की, समझने की चीज़ों, क्षमता को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए यूज़ होती है। तो ये आपकी नॉन फॉर्मल लर्निंग कहलाती है। जितनी अच्छी आपकी सराउंडिंग होगी उतनी अच्छी आपकी नॉन फॉर्मल लर्निंग होगी और उतने ही अच्छे आपके थॉट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरलिंक होती हैं, लर्नर, लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग आपकी टाइप्स, जो आपकी नॉन फॉर्मल लर्निंग है, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक ही चलती हैं। नेक्स्ट, इनफॉर्मल लर्निंग क्या है? Informal learning is incidental and individualized. It is not organized, more individualized rather than broad-based and general in nature. यहाँ पर क्या रहता है, ये बेसिकली एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है। मतलब आप जो हैं अपने फॉर्मल लर्निंग हो गई, आपकी नॉन फॉर्मल लर्निंग हो गई, इनफॉर्मल लर्निंग में आप जो कुछ देख कर, चीज़ों को समझ कर, उसको ऑब्जर्व करके, उससे जो कुछ भी आप खुद से इम्पार्ट कर पा रहे होते हैं, तो वो आप समझते हैं, वो आपकी लर्निंग होती है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड इंसिडेंटल, इसलिए क्योंकि ये अचानक से किसी भी रूप में कहीं पर भी आपको सीखने को मिल सकता है। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल लर्निंग।
और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये नॉट ऑर्गेनाइज्ड होती है और ये इंडिविजुअलाइज्ड बेस पर ज़्यादा डिपेंड करती है, आपके खुद पे ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। और ये आपकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस नहीं होती है, ये एक जनरल नेट जो आपका सोसाइटी से आपको अचानक से कहीं पे कुछ भी सीखने को मिल सकता है, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इतने टाइप्स की आपकी लर्निंग होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पर जो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग तरह से होती हैं। कि आपकी सोसाइटल जो फैक्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है, आपके जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है, आपके जो कॉन्जेनाइटिव डेवलपमेंट होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे सोशल फैक्टर्स पे जो डिपेंड करता है। तो सोशल फैक्टर्स में आपकी एज और मैच्योरिटी लेवल, motivation and attitude towards the subject, expectation and vocational aspirations, special talents, मैकेनिकल डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कितने ज़्यादा आप टैलेंटफुल हैं, कितने ज़्यादा आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो वो आपकी मैकेनिकल डेक्सटेरिटी कहलाती है। उसके अलावा एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो ये बेसिकली आपकी सोसाइटी पर डिपेंड, सोसाइटल फैक्टर्स पर डिपेंड कुछ आपकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड किस तरह की आपकी एज है, क्या आपका मोटिवेशन है, आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखने का नज़रिया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है सामने वाले पर, क्या आपके खुद के टैलेंट्स हैं, कितने ज़्यादा आप केपेबल हैं, आप हर इन्वायरमेंट में काम करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं। तो ये सारे कुछ आपकी चीज़ें रहती हैं जिस पर डिपेंड करता है कि आपकी लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। हर एक लर्नर किस कंडीशन में किस जगह से क्या सीखेगा वो आप पर खुद पर डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी ये कुछ फैक्टर्स है तो इस फैक्टर के बेस पर डिपेंड करता है कि लर्नर किस जगह से किस चीज़ से क्या सीखेगा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं क्लासरूम स्टाइल लर्नर्स। मतलब कि जो लर्निंग होती है तो वो जो क्लासरूम में लर्निंग होती है तो वो किस तरह की होती है। तो यहाँ पर पहला तो है आपका इंट्यूटिव लर्निंग। इंट्यूटिव लर्निंग का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो चीज़ होती है। इंसाइट्स एंड हंचेस। इंसाइट्स का मतलब रहता है जो अंदर की चीज़ होती है, और हंचेस का मतलब होता है आपके जो ग्रूव्स, जो लैंड्स कह सकते हैं, जो आपके रेज्ड पोर्शन होता है, अचानक से जो इंक्रीमेंट होता है, तो उसको हम हंचेस कहते हैं। तो बेसिकली इंट्यूटिव मतलब आपका जो भी चीज़ें आपके टीचर आपको गाइड कर रहे हैं तो वो आपकी इंट्यूटिव लर्नर कहलाते हैं। इंट्यूटिव आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। और इंडक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम फैक्ट्स टू जनरलाइजेशन। मतलब कि इंडक्टिव का मतलब होता है एक बेसिक चीज़ को पकड़ के आप उसके अंदर सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, और फिर एक जनरल कंसेप्ट पर आप आ पाते हैं। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो फोरेंसिक में अप्रोच होनी चाहिए वो डिडक्टिव होनी चाहिए। डिडक्टिव का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे आपके पास चीज़ें हैं और बहुत सारी आपके पास थ्योरी हैं, और उसमें से सीख सीखे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप आते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टडी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अगर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात करें, बिल्कुल बेसिक लेवल स्टडी की बात करें, तो आप सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे कि आप बैचलर्स में आते हैं, पहले तो आप 12th में आते हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है, इसके अंदर और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद में आप बैचलर्स में आते हैं, तो वहाँ पर एक आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर मुश्किल से 1 से 2 सब्जेक्ट होते हैं, और उनके फर्दर आपके क्लासिफिकेशंस होते हैं। उसके अंदर हम और आते हैं मास्टर्स। जब आते हैं तो मास्टर्स में हमको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है, और उसको पूरा डिटेल में हम समझते हैं। फिर जब हम पीएचडी में आते हैं तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करते हैं, और उस पर हमको पूरा डिटेल एनालिसिस करनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जैसे कि मान लीजिए पहले इतने सारे सब्जेक्ट्स थे, फिर हमारे सिर्फ 3 बचे, फिर हमारे सिर्फ 2 बचे, फिर हम धीरे धीरे करके बस एक पर्टिकुलर पर आ गए। तो ये बेसिकली चीज़ों को हम कम करते जा रहे हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कम करते जा रहे हैं, अपने एरिया को हम पूरा एक बाउंड करते जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड। उस पर्टिकुलर टॉपिक की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, उसको बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में समझने के लिए। तो ये आपकी जो लर्निंग होती है इस तरह की, तो ये आपकी डिडक्टिव लर्निंग होती है। और इस तरह से जो इंडिविजुअल सोचता है वो उसकी डिडक्टिव लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। और यही अप्रोच आपको फोरेंसिक साइंस में अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह से आप करेंगे तभी आप एक जो भी कल्प्रिट रहता है या जो भी फाइनलाइज्ड रिजल्ट होता है वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। तो इसी वजह से डिडक्टिव जो अप्रोच रहती है ये आपकी फोरेंसिक साइंस में आपको बहुत हेल्पफुल रहती है।
नेक्स्ट यहाँ पर रिफ्लेक्टिविटी का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। जो लोग अपने अंदर से अपने आप का चेक करते हैं कि वो खुद क्या है, उनको खुद कितना आता है, मतलब अपने आप को बार बार एनालाइज करना, तो ये भी आपकी एक तरह की लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये बेसिकली आपकी क्लासरूम बेस्ड लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं लिसनिंग स्किल्स के बेस पर किस तरह की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर 4 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर पहला है एक्टिव लिसनिंग, एम्फेटिक लिसनिंग, इवैल्यूएटिव लिसनिंग या फिर क्रिटिकल लिसनिंग, एंड लास्ट है अप्रिशिएटिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है अगर कोई इंडिविजुअल सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से उसको सुन रहे हैं। एम्फेटिक लर्निंग का मतलब होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन विच यू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। मतलब कि एक्टिव लिसनिंग में जैसे मैंने बताया कि आप उसको बहुत केयरफुली सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इम्फेटिक में सुन तो रहे हैं लेकिन साथ में आप ये चीज़ को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो आपसे एटलीस्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके कहने का मतलब क्या है। तो ये आपका इम्फेटिक लिसनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिव लिसनिंग या फिर क्रिटिकल लिसनिंग। तो ये एक तरह की लिसनर जो लिसनिंग रहती है ये बेसिकली डिटरमाइन करती है, ये इवैल्यूएट करती है जो भी लिसनर होते हैं कि उनकी एक्यूरेसी क्या है, उनकी मीनिंगफुलनेस क्या है और उनकी यूटिलिटी ऑफ स्पीकर्स मैसेज। जो भी सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है तो उसके कहने का कितना वो सही कह रहा है, कितना उसका मीनिंग है जो बात भी कह रहा है, और उसका बेसिकली कुछ मतलब है भी कि नहीं, उसका कुछ यूज़ है भी कि नहीं। तो इस चीज़ को इवैल्यूएट करना, तो इस तरह की लिसनिंग को हम बोलते हैं इवैल्यूएटिव या फिर क्रिटिकल लिसनिंग। ठीक है, यहाँ पर लास्ट है आपका अप्रिशिएटिव लिसनिंग। अप्रिशिएटिव लिसनिंग में क्या होता है, लिसनिंग फॉर एन्जॉयमेंट इन्वॉल्व्स सीकिंग सिचुएशंस इन्वॉल्विंग रिलैक्सिंग फन और इमोशनली स्टिमुलेटिंग इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पर बेसिकली जो लिसनिंग होती है इन्जॉयमेंट के लिए होती है, जहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस जो कि आपकी रिलैक्सिंग हो सकती हैं, फ़न हो सकता है, इमोशनली आप खुद के इमोशनली स्टिमुलेट करना इन्फॉर्मेशन को, तो ये सारी चीज़ें आपकी अप्रिशिएटिव लिसनिंग में इंक्लूड करी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी लिसनिंग के बेस पर अलग अलग तरह की इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसमें से जिस तरह के भी जो भी इंडिविजुअल होता है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर थिंकिंग स्किल्स का बेस पर कि कोई इंडिविजुअल किस तरह से थिंक करता है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। तो ये इसको भी हमने यहाँ पर 4 तरह से क्लासीफाई करा है, जिसमें यहाँ पर 2 हैं और 2 अभी आगे हैं। तो इसमें पहला है आपका रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स का क्या मतलब है, व्यू न्यू इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ों को देखना, नई नई चीज़ों को समझना। रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू द पास्ट एक्सपीरियंस, जो कुछ भी आपने पहले से सीख रखा था, जो भी आपका पहला एक्सपीरियंस था, पहले का एक्सपीरियंस था, उससे जो आपने नई इन्फॉर्मेशन को देखा है, नई इन्फॉर्मेशन को सीखा है, तो उन दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करना। उसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों हो रही है, तो ये क्वेश्चन पूछना व्हाई। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई भी चीज़ है तो वो क्यों है, वो क्यों हो रही है, वो चीज़ का आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एग्जामिन देयर फीलिंग्स अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग, जो चीज़ वो लर्न कर रहे होते हैं उसके बारे में उनकी फीलिंग्स को एग्जामिन करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकर्स के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो जो भी इंडिविजुअल रिफ्लेक्टिव थिंकर होता है तो वो उसकी रिफ्लेक्टिव थिंकर एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिएटिव थिंकर्स। क्रिएटिव थिंकर्स का क्या मतलब होता है, लाइक टू प्ले विद न्यू इन्फॉर्मेशन, जो भी नई इन्फॉर्मेशन है उसके साथ में खेलना, क्वेश्चन पूछना व्हाई, और क्रिएट देयर ओन सॉल्यूशन एंड शॉर्टकट, अपने अकॉर्डिंग नए सॉल्यूशंस बनाना, उसके लेकर अपने अकॉर्डिंग कुछ नए शॉर्टकट्स को बनाना। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जब आप कुछ लिखते हैं तो लिखने में आपके हर एक इंडिविजुअल के अपने अलग अलग शॉर्टकट्स रहते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की हैबिट है, किसी लेटर को किस तरह के बनाने की आपकी हैबिट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी खुद के शॉर्टकट्स होते हैं, आपके खुद के सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्रिएटिव थिंकर्स के अंदर इंक्लूड करी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल थिंकर्स की। प्रैक्टिकल थिंकर्स का मतलब होता है ऑलवेज लुक फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जो फैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। सीक द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू देयर वर्क, अपने काम को करने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही एफिशिएंट मेथड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और नॉट सेटिस्फाइड अंटिल दे नो हाउ टू अप्लाई देयर न्यू स्किल्स टू देयर जॉब और अदर इंटरेस्ट।
वो सेटिस्फाइड तब तक नहीं होते हैं जब तक उनको ये नहीं पता चल पाता है कि वो उनकी जो भी कैपेबिलिटी है, उन्होंने जो कुछ भी नई स्किल्स को सीखा है, तो वो उनकी जॉब के लिए, उनके काम के लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल थिंकर्स में इंक्लूड करी जाती है। लास्ट है यहाँ पर कंसेप्चुअल थिंकर्स। कंसेप्चुअल थिंकर्स में आपकी बेसिकली एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीइंग द बिग पिक्चर। जो भी कंसेप्चुअल थिंकर्स होते हैं तो वो बेसिकली जो भी नई बिग पिक्चर आपके सामने आती है तो उससे कुछ नई इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ जो आपके सामने कोई भी बिग पिक्चर आती है उसी से सीखने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, नॉट जस्ट द फाइनल आउटकम। सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल आउटकम है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। वो बेसिकली अगर कुछ काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है उसके बारे में जानने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं। उसके अलावा लर्न द कंसेप्ट्स दैट आर प्रेजेंटेड बट ऑल्सो वांट टू नो द रिलेटेड कंसेप्ट्स। यहाँ पर जो कंसेप्ट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं, वहाँ पर आपके जो भी पुराने कंसेप्ट्स होते हैं तो उनसे किस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको जान सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपकी कंसेप्चुअल थिंकर्स में इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये 4 तरह के लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्किल्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर बेसिकली लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये अभी सिर्फ सोसाइटल बेसिस पर कंप्लीट हुई हैं। बाकी जो आपकी हैं तो उनको हम आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। सो माइंड मैपिंग एक तरह का मेथड होता है, टीचिंग मेथड होता है, जिसको डेवलप किया था टोनी ब्यूजैन ने 1960 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक बार याद रख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। उसके अलावा माइंड मैप बेसिकली एक तरह का डायग्राम होता है। जो भी टास्क होता है, वर्ड होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं या फिर कोई भी आइटम होते हैं जो किसी एक दूसरे से लिंक रहते हैं, उनको अरेंज करने के लिए, उनको सबके सामने एक्सप्रेस करने के लिए जो डायग्राम, जो भी चीज़ का यूज़ करा जाता है तो वो बेसिकली एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में होता है किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो उसको हम माइंड मैप कहते हैं। इसमें बेसिकली नॉन लीनियर ग्राफिकल लेआउट होता है जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि वो एक तरह का इंट्यूटिव फ्रेमवर्क को तैयार कर सके एक सेंट्रल कंसेप्ट को लेकर के। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए कुछ डायग्राम्स, कुछ वर्ड्स, कुछ टास्क को एक दूसरे से लिंक करके एक पूरा डायग्रामेटिक व्यू में उसको समझाना, तो ये आपका माइंड मैप होता है। और इसमें बेसिकली कोई भी ये आपका लीनियर और नॉन लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इट कैन टर्न अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मोनोटोनस information into a colorful, memorable and highly organized diagram that works in line with a learner's brain's natural way of doing things। सीधा सा वही मतलब है कि जो भी चीज़ को जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को एक इमेज के फॉर्मेट में देखते हैं, किसी चीज़ को आप सुनते हैं, किसी चीज़ को आप डायग्राम के फॉर्मेट में देखते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रह जाती हैं, उसको बहुत आसानी से आप अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि माइंड मैपिंग किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए इन्हीं में से किसी चीज़ का यूज़ करना, तो वो आपका माइंड मैपिंग कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर अभी कुछ और भी पॉइंट्स हैं। So basically, using mind maps as an innovative thinking tool in education helps students to visualize and externalize concepts and understand the connections between different ideas। Basically अलग अलग तरह के आइडियाज़ को आपस में इंटरलिंक करना बहुत आसान हो जाता है इससे, और स्टूडेंट्स चीज़ों को बहुत आसानी से यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं। और जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर लेते हैं तो वो आपके माइंड में बहुत देर तक बहुत आसानी से रिटेन हो जाती है। It is commonly used in presentations, critical thinking, brainstorming, decision making and project management। जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरह के आपकी टीचिंग मेथड्स होते हैं, तो वही मेथड्स की बात हो रही है कि प्रेजेंटेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग मेथड जो आपका रहता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में यूज़ कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे माइंड मैपिंग का यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है कि माइंड मैपिंग क्या होता है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये बेसिकली क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये वीडियो को हम अभी एंड करते हैं, बाकी का अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बट कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम, ब्लॉग और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा।
इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी और ब्लॉगर पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी खुद की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस के अभी तक मैंने एमसीक्यूज़ को अपलोड किया है और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगी अपलोड करने की, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।